दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। यदि भारत वर्ष 2070 तक अपने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करना चाहता है तो उसके लिए सबसे जरूरी है ऊर्जा की नवीकरणीय साधनों की तरफ, संसाधनों की तरफ गमन करना। और इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन ऊर्जा संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण दुर्लभ मृदा तत्वों और रणनीतिक खनिजों के उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ाना। इसलिए वर्तमान में भारत सरकार की कैबिनेट ने इन महत्वपूर्ण रणनीतिक खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों पर रॉयल्टी दरों में परिवर्तन किए हैं ताकि इनकी दरों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जा सके और इनमें प्राइवेट सेक्टर की भूमिका को स्थापित किया जा सके। यही इन फोकस में आज हमारा टॉपिक होगा। हमारे टॉपिक का नाम होगा रणनीतिक खनिजों जैसे लिथियम और रेयर अर्थ मटेरियल्स पर रॉयल्टी दरों में बदलाव क्यों। इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे कि वास्तव में ये रॉयल्टी दरों में बदलाव क्यों किए गए हैं। जो रणनीतिक खनिज हैं, जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, उनमें रणनीतिक रॉयल्टी दरों में परिवर्तन करके किस प्रकार से इस क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी बनाया जा रहा है ताकि भारत भविष्य में इन उत्पादों के संदर्भ में एक आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त कर सके और रणनीतिक रूप से बढ़त हासिल कर सके। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारे चर्चा के क्या पक्ष होंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि खबर क्या है और चर्चा में क्यों है। इसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो महत्वपूर्ण 3 रणनीतिक खनिज हैं, रेयर अर्थ मटेरियल, लिथियम और नायोबियम पर रॉयल्टी दरों में परिवर्तन, संशोधन करके उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का प्रयास किया गया है। इसके बाद हम इन तीनों खनिजों लिथियम, दुर्लभ मृदा तत्व यानी रेयर अर्थ एलिमेंट्स और नायोबियम की स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे कि भारत की इन खनिजों के संदर्भ में किस प्रकार से एक आयात पर निर्भरता बनी हुई है। अगर भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहता है और भविष्य की टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहता है तो इन क्षेत्रों को किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप गढ़ करके इनके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, भारत में प्रसंस्करण सुविधा इनके अंतर्गत बनाई जा सकती है। तो इनकी पूरी एक स्थिति को देखेंगे कि इनके वर्तमान में प्रमुख उत्पादक कौन है, भारत की इन पर निर्भरता किस प्रकार से है और विभिन्न क्षेत्रों में इनका किस प्रकार से प्रयोग है। अंत में आपके लिए एक प्रश्न होगा, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यही देखते हैं कि ये खबर कहां से ली गई है। सामान्य तौर से इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से ही हम खबर लेते हैं। तो आज की हमारी खबर भी इंडियन एक्सप्रेस से है और हमारी खबर का नाम है हाउ न्यू रॉयल्टी रेट्स फॉर स्ट्रेटेजिक मिनरल्स लिथियम रेयर अर्थ एलिमेंट्स कैन हेल्प कट देयर इंपोर्ट्स। किस प्रकार से लिथियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर जो रॉयल्टी दरें परिवर्तित की गई हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप गढ़ा गया है, बनाने का प्रयास किया गया है, उसको एक मंजूरी दी गई है। किस प्रकार से वो इनके आयात पर जो भारत की निर्भरता बनी हुई है उस आयात पर निर्भरता को कम कर देगा, उसे कट कर देगा, उस सहायता को कम कर देगा। साथ ही हम देखेंगे कि कैबिनेट ने जो परिवर्तन किया है, कैबिनेट ने जो संशोधन को मंजूरी दी है वो खान एवं खनन अधिनियम 1957 की दूसरी अनुसूची में संशोधन को मंजूरी दी है और इस संशोधन के माध्यम से जो 3 मुख्य रणनीतिक खनिज हैं, लिथियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और नायोबियम, इनकी रॉयल्टी दरों को निर्दिष्ट परिवर्तित करने का एक निर्णय किया है। इससे पहले भी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। उसने लिथियम और नायोबियम इन दोनों को निर्दिष्ट परमाणु खनिजों की सूची से बाहर कर दिया था और जिससे इनकी जो नीलामी है वो प्रतिस्पर्धी रियायती दरों पर हो सके और इनमें प्राइवेट सेक्टर की भूमिका स्थापित होकर के इनके उत्पादन को बढ़ाया जा सके। जैसा कि आप जानते हैं, जब प्राइवेट सेक्टर इसमें प्रवेश करेगा, अलग अलग संस्थाएं इसमें प्रवेश करेंगी तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। इस प्रतिस्पर्धा से एक बेहतर मूल्य इनको प्राप्त हो सकेगा और साथ ही इनके उत्पादन और प्रसंस्करण की सुविधाएं, प्रसंस्करण में भी बढ़ोतरी हो सकेगी, जिससे भारत की
विदेशों पर जो निर्भरता बनी हुई है वो कम हो सकेगी। तो ये महत्वपूर्ण कारण था कि इनको निर्दिष्ट परमाणु खनिजों से बाहर कर दिया गया था। ये कुछ सामान्य कारण है। आप एक और बात का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा कि हाल ही में फरवरी के महीने में जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम का 5.9 मिलियन टन का भंडार प्राप्त हुआ है। मिलियन टन का भंडार प्राप्त हुआ है। और ये भी इस तरह के जो भंडार भारत में प्राप्त हुए हैं, इनमें भी प्राइवेट सेक्टर की भूमिका को स्थापित करने के लिए जरूरी था कि रॉयल्टी दरों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जाए। इन्हीं सब कारणों से ये टॉपिक चर्चा में है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि वास्तव में जो रणनीतिक खनिजों की रॉयल्टी दरों में संशोधन किया गया है उसकी आवश्यकता क्या थी। और इस आवश्यकता को समझने के लिए सबसे जरूरी है कि हम रॉयल्टी दर होती क्या है, इस रॉयल्टी को ही जाने। दरअसल ये एक प्रकार का शुल्क होता है जो एक व्यक्ति या एक संस्थान दूसरे व्यक्ति या दूसरे संस्थान के बौद्धिक संपदा या अन्य प्रकार के अधिकार या भूमि के इस्तेमाल करने के कारण प्रदत्त करता है, उसको देता है। और जो इनके इस्तेमाल के कारण ये दूसरे व्यक्ति को दिए जाते हैं, जिसका वास्तव में इनके पास लाइसेंस होता है, जो रकम दी जाती है उसी को एक शुल्क के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी एक व्यक्ति या संस्थान दूसरे व्यक्ति या संस्थान को किसी भी प्रकार से, चाहे अपना लोगो हो, चाहे अपना ट्रेडमार्क हो या अन्य प्रकार का उत्पाद इस्तेमाल करने की अनुमति दे सकता है। और इसके लिए वो कुछ शुल्क निर्धारित करता है। इसी के लिए रॉयल्टी शब्द का इस्तेमाल होता है। ये सामान्य शब्द होता है। इसका जो भुगतान होता है वो एक निश्चित अवधि के लिए भी हो सकता है और अनंत काल के लिए भी हो सकता है। ये रॉयल्टी का सामान्य अर्थ हुआ। तो भारत अपने जो रणनीतिक खनिज है इनमें अपनी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि उनको प्रतिस्पर्धी बनाए और अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क के साथ तादाद में स्थापित करे। इसके लिए उसने MMDR अधिनियम 1957 की दूसरी अनुसूची में संशोधन की अनुमति दे दी। ये दूसरी अनुसूची की जो मद संख्या आइटम 55 है, ये क्या निर्दिष्ट करता है? ये निर्दिष्ट करता है कि यहां पर जो विभिन्न खनिज शामिल किए गए हैं जो इस दूसरी अनुसूची में विशेष रूप से खनिज हैं और जो इस दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट नहीं है, उनके लिए 12% की रॉयल्टी निर्धारित करता है। और इसमें लिथियम और नायोबियम और रेयर अर्थ मटेरियल्स आ जाते हैं। तो उनके लिए जो रॉयल्टी निर्धारित करता है वो औसत बिक्री मूल्य, एवरेज सेल प्राइस, औसत बिक्री मूल्य ASP के आधार पर 12% की रॉयल्टी निर्धारित करता है। जबकि अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है? 3 से 4%। तो इसीलिए केंद्र कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि जो लिथियम का रॉयल्टी होगी, लिथियम पर जो रॉयल्टी निर्धारित होगी वो लंदन मेटल एक्सचेंज के मूल्य के आधार पर 3% निर्धारित होगी। साथ ही उसने कहा कि जो नायोबियम पर रॉयल्टी नायोबियम जिस रॉयल्टी के अधीन होगा वो उसके एवरेज सेल्स प्राइस के 3% के अधीन होगा। इसी प्रकार से जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स दरअसल एक ही खनिज के अंतर्गत आते हैं। इसमें एलिमेंट्स तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वस्तुतः इसको मुख्यतः एक ही खनिज के अंतर्गत माना जाता है। तो जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, जो रेयर अर्थ ऑक्साइड्स अयस्क से मुख्यतः प्राप्त किए जाते हैं, वो इसके ASP, रेयर अर्थ ऑक्साइड के औसत बिक्री मूल्य के 1% उस पर रॉयल्टी होगी। तो रॉयल्टी की जो ये दरें हैं ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप इस प्रकार से गढ़ी गई है। ये औसत बिक्री मूल्य किस प्रकार से इसकी गणना की जाएगी, ये खनन मंत्रालय तय करेगा, उसकी क्या प्रक्रिया होगी और इसी के अनुरूप उसकी बोली की प्रक्रियाएं निर्धारित होगी ताकि इसमें अधिक से अधिक प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी स्थापित हो सके और इनका उत्पादन भारत में बढ़ सके। अगर भारत इनके अलग अलग स्रोतों को एक्सप्लोर कर लेता है। घरेलू खनन को प्रोत्साहन की आवश्यकता क्यों है? प्रोत्साहन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि भारत की इन सभी, चाहे वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हों, चाहे नायोबियम हो या चाहे लिथियम हो, लिथियम पर
पर तो 100% निर्भरता है। आयात के अंतर्गत इन पर भारत की जो निर्भरता है उसको सीमित किया जा सके, उसको कम किया जा सके। साथ ही भारत में जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एंड यूज इंडस्ट्रीज हैं वो भारत में स्थापित की जा सके। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ बढ़ना इसलिए भी जरूरी है कि अगर भारत अपने टारगेट को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को 2070 में हासिल करना चाहता है तो इसका कंप्लीट रूप से ऊर्जा ट्रांजिशन होना चाहिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर। एक आंकड़ा आप इससे समझिए कि वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारक क्या है, PM2.5, और PM2.5 के में 20 से 25% की भागीदारी व्हीकल पॉल्यूशन है। और अगर भारत निर्भर होता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ गमन करना चाहता है, तो इसके लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में इस्तेमाल होने वाली लिथियम आयन बैटरी, लिथियम आयन बैटरी में जो लिथियम का इस्तेमाल होता है, भारत इस पर, इसके उत्पादन और प्रसंस्करण पर ध्यान दे। तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए भी जरूरी है, अगर भारत ऊर्जा ट्रांजिशन चाहता है, 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन को हासिल करना चाहता है और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों पर अपना डिपेंडेंस चाहता है, उसकी तरफ बढ़ना चाहता है, तो इन क्षेत्रों में इन रणनीतिक खनिज तत्वों का, एलिमेंट्स का उसे उत्पादन करना होगा, प्रसंस्करण करना होगा, और इसीलिए इनकी दरों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना बेहद आवश्यक है। अब हम लिथियम की स्थिति देखते हैं। अब हम तीनों जो ये रणनीतिक खनिज हैं इनकी अलग अलग स्थिति को देखने का प्रयास करते हैं कि इनमें भारत की स्थिति क्या है, निर्भरता क्या है। लिथियम के संदर्भ में तो भारत आयात पर ही निर्भर है, पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। हालांकि अभी जम्मू एंड कश्मीर में 5.9 मिलियन टन का एक अनुमानित तौर से हमें भंडार प्राप्त हुआ है, लेकिन इस भंडार का भी किस प्रकार से इसमें उत्पादन होगा और इसका प्रसंस्करण होगा, इसके लिए जरूरी है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर की बड़ी भूमिका स्थापित कर सके, अंतर्राष्ट्रीय मानक अपना सके, तो उसमें रॉयल्टी दरों को भी निर्धारित करना जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाने से पहले भारत कोई प्रयास नहीं कर रहा था। राजस्थान और गुजरात के जो लवण युक्त कुंड हैं, लवण युक्त कुंड, और इसी प्रकार से जो छत्तीसगढ़ और ओडिशा के अभ्रक बेल्ट है, भारत पहले से ही उनमें लिथियम को खोजने का प्रयास कर रहा था। भारत के ये अन्वेषण कार्य इस प्रकार से फैले हुए थे, लेकिन वर्तमान में पूरी दुनिया में ही लिथियम आयन ऊर्जा भंडारण उत्पादों का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो चीन ही बना हुआ है, और भारत इसकी लिथियम मूल्य श्रृंखला में बहुत देर से शामिल हुआ है। इस देर से शामिल होने का नतीजा क्या हुआ कि फाइनेंशियल ईयर 17 से फाइनेंशियल ईयर 20 तक भारत ने कुल मिलाकर 165 करोड़ बैटरी आयात की है, जिसका टोटल मूल्य 3.3 बिलियन डॉलर है। आप देखिए कितना बड़ा, और ये सारी बैटरी लिथियम आयन बेस्ड है। तो इसके लिए जरूरी है कि अगर भारत अपना ऊर्जा ट्रांजिशन करना चाहता है तो लिथियम के भंडारण, इसके उत्पादन की स्थितियों को सुधारना, इसके प्रसंस्करण की स्थितियों को सुधारना, और उसका की तरफ एक कदम बढ़ाने के लिए जरूरी है कि इसकी रॉयल्टी दरों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जाए। अब हम दूसरी दुर्लभ मृदा तत्व जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उनकी स्थिति को देखते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण बाधक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन के जो मोटर्स हैं इनकी बैटरी में इस्तेमाल नहीं होता, इनकी मोटर में इस्तेमाल होने वाले चुंबक में ये बड़े स्तर पर इस्तेमाल होता है। इसके भी उत्पादन और प्रसंस्करण का जो मुख्य स्रोत है पूरे विश्व में वो चीन बना हुआ है। अगर हम चीन पर डिपेंड रहते हैं तो ये एक रिलायबल स्रोत नहीं हो सकता, और भारत को भविष्य में इसके बहुत बड़े रणनीतिक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि जो भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उनका उत्पादन भारत में किया जा सके, उनका प्रसंस्करण भारत में किया जा सके, और उसको अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बना करके इसमें प्रतिस्पर्धा बढ़ाई जा सके। इस मोटर चुंबक में मुख्य रूप से जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं उनका नाम है नियोडिमियम, टर्बियम और डिस्प्रोजियम। साथ ही इनका जो खनन किया जाता है इसमें एक
एनवायरमेंटल संबंधी, एक पर्यावरण संबंधी समस्या भी है, एक पारिस्थितिकी संबंधी समस्या है, क्योंकि बहुत बड़े प्रकार के विशाल गड्ढे खोद करके इनका खनन किया जाता है, जिसकी वजह से पानी के विशाल कुंड बन सकते हैं, जो पानी एसिड, भारी धातु और रेडियोधर्मी अपशिष्ट से युक्त हो सकता है और भविष्य में उनके जो भूजल है उसकी क्वालिटी को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। इसके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कंसर्न ये है, हालांकि इलेक्ट्रिक वाहन की तरफ गमन करने के अंतर्गत इसका रेयर अर्थ एलिमेंट्स की विशिष्ट भूमिका स्थापित है और इसीलिए इसकी रॉयल्टी दरों को कम किया गया है, घटाया गया है। अब हम एक महत्वपूर्ण रणनीतिक खनिज को देखते हैं, नायोबियम। नायोबियम भी एक तरह से चांदी की तरह की धातु है और इसका उपयोग मिश्र धातुओं में किया जाता है, जैसे स्टेनलेस स्टील में इसका इस्तेमाल होता है। स्टेनलेस स्टील जैसे आप देखते हैं कि वो कम तापमान पर भी बहुत मजबूत होती है, वो कम तापमान पर जो स्ट्रेंथ ली होती है वो बेसिकली नायोबियम की ही वजह से ली होती है। इसी प्रकार से नायोबियम युक्त मिश्र धातुओं का प्रयोग अन्य स्थानों पर भी होता है, जैसे जेट इंजन में इसका प्रयोग होता है, जैसे बड़ी बड़ी इमारतें या पुल जब आप बनाते हैं और उसमें बीम और लोहे के बड़े बड़े गर्डर का इस्तेमाल होता है, तो उसमें भी नायोबियम इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही जो तेल और गैस पाइपलाइन होती है, गैस पाइपलाइन, उसमें नायोबियम इस्तेमाल होता है और क्योंकि ये सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज से युक्त होता है, अतिचालक गुणों से युक्त होता है, इसके कारण पार्टिकल एक्सीलरेटर के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, जो कण त्वरण के रूप में फिजिक्स में इसका इस्तेमाल होता है। और इसके साथ साथ जो एमआरआई स्कैनर्स हैं, एमआरआई स्कैनर्स का जो चुंबक है उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। नायोबियम का जो स्रोत है, नायोबियम वो कोलंबाइट खनिज जो कनाडा, ब्राजील, नाइजीरिया और ऑस्ट्रेलिया इसके प्रमुख खनन स्रोत है। इसमें भी भारत अगर एक महत्वपूर्ण, एक अच्छी स्थिति प्राप्त करना चाहता है तो इसकी रॉयल्टी दरों को भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना जरूरी है, ताकि प्राइवेट सेक्टर की इसमें भूमिका स्थापित हो सके और भारत इसके उत्पादन में भी आत्मनिर्भर हो सके। इसीलिए इसकी रॉयल्टी दरों में भी कमी की गई। अंत में एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है या है। आपका पहला कथन है, रणनीतिक खनिजों जैसे लिथियम और दुर्लभ मृदा तत्वों की रॉयल्टी दरों में परिवर्तन के लिए खान एवं खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है। आपका दूसरा कथन है, लिथियम वस्तुतः लिथियम आयन बैटरी का महत्वपूर्ण घटक है, जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों, मोबाइल फोन और लैपटॉप में होता है। आपके ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।